पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे समीकरणों के निकाय अर्थात सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम आव्यूहों के समीकरण मतलब मैट्रिक्स इक्वेशन की तरह से दर्शा सकते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ x और y अज्ञात में दो समीकरण दे रखे हैं। मान लीजिए कि a, b, p और c, d, q का मान आपको मालूम है, यानी कि ये ज्ञात संख्याएं हैं। तो समीकरणों के इस निकाय को हम इस आव्यूह समीकरण द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ पर इस आव्यूह का पहला स्तंभ हमें चर x के गुणांक के विषय में जानकारी दे रहा है और ये जो दूसरा स्तंभ है यह चर y के गुणांकों को बतला रहा है। यह दूसरा स्तंभ आव्यूह चर x और y से मिलकर बना है, जिनके लिए हमें इन समीकरणों को हल करना है। इसे हम अज्ञात द्विविम सदिश यानी कि अननोन टू डायमेंशनल वेक्टर की तरह से भी सोच सकते हैं। यह अज्ञात द्विविम सदिश हमें रूपांतरण या ट्रांसफॉर्मेशन के बाद एक ज्ञात द्विविम सदिश PQ दे रहा है। या फिर और सरल शब्दों में हम इस पूरे समीकरण को आव्यूहों के गुणन की सहायता से समझ सकते हैं। जब हम इस आव्यूह में इस स्तंभ आव्यूह या सदिश का गुणन करते हैं तो हमको PQ सदिश या PQ स्तंभ आव्यूह मिलता है। हम अपने पिछले वीडियोस में व्युत्क्रम आव्यूह के बारे में पढ़ चुके हैं। तो यदि इस पूरे आव्यूह को हम A से निरूपित करें तो हम लिख सकते हैं कि A गुणा सदिश XY बराबर सदिश PQ। अब हम जानते हैं कि किसी आव्यूह के व्युत्क्रम में यदि हम आव्यूह का गुणा करें तो हमें तत्समक आव्यूह मिलता है। तो इस आव्यूह समीकरण को हल करने का एक तरीका यह समझ में आ रहा है कि हम दोनों तरफ व्युत्क्रम आव्यूह का गुणा कर दें। चलिए करके देखते हैं कि दोनों तरफ व्युत्क्रम आव्यूह का गुणा करने पर हमें क्या मिलेगा। तो यदि हम ये मान लें कि A इनवर्स का अस्तित्व है तो हम लिख सकते हैं कि A इनवर्स गुणा A बराबर A इनवर्स गुणा PQ। अब चूंकि हमने अभी माना कि A के व्युत्क्रम का अस्तित्व है, यानी कि A इनवर्स A किसके बराबर होगा? A इनवर्स A बराबर होगा तत्समक आव्यूह I के। तो हम लिख सकते हैं I गुणा XY बराबर होगा A इनवर्स गुणा PQ के। अब चूंकि तत्समक आव्यूह में किसी आव्यूह का गुणा करने पर हमें समान आव्यूह मिलता है, हम कह सकते हैं कि XY बराबर होगा A इनवर्स गुणा PQ के। तो ये बायां पक्ष XY के बराबर हो जाएगा और ये दायां पक्ष हमें यह बता रहा है कि इसका मान क्या होगा। मूल रूप से यह दिए गए निकाय का हल है, जबकि हमने इसे एक आव्यूह समीकरण की तरह प्रदर्शित किया है। अब यहाँ से हमें इसके हल के लिए एक संकेत मिल जाता है। यदि यह समाधेय यानी कि सॉल्वेबल है तो एक ऐसी स्थिति होगी जिसमें A का व्युत्क्रम यानी कि A इनवर्स का अस्तित्व होगा, और यदि यह समाधेय नहीं है तो एक ऐसी स्थिति मिलेगी जहां पर A के व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं होगा। यदि आप पिछली कक्षा में बीजगणित के उन पाठों को दोहराएंगे जहां पर आपने रैखिक समीकरणों के निकाय को हल करना सीखा था, तो आपको याद आएगा कि ऐसी भी स्थिति थी जबकि रैखिक समीकरण के निकाय के या तो अपरिमित हल थे या कोई भी हल नहीं था। इसको समझने के लिए निर्देशांक अक्षों को खींच लेते हैं। यह x अक्ष है और यह y अक्ष है। यदि इन रैखिक समीकरणों से हमको दो ऐसी रेखाएं मिलती हैं जिनकी प्रवणता या ढाल भिन्न हो, तो हम देखेंगे कि वह एक दूसरे को सिर्फ एक और एक ही बिंदु पर काटती हैं। अब जैसे कि यहाँ हमारे पास दो रेखाएं हैं, ये हरी रेखा और ये नीली रेखा। इन दोनों रेखाओं की ढाल भिन्न है और हम देख रहे हैं कि यह एक दूसरे को सिर्फ एक ही बिंदु पर काट रही हैं। उस स्थिति में क्या होगा जब इस निकाय का कोई भी हल ना हो? ऐसी स्थिति में हमें समान ढाल की दो भिन्न रेखाएं मिलेंगी, यानी कि हमें दो भिन्न समानांतर रेखाएं मिलेंगी।
अब यहाँ एक और अजीब सी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जिसमें कि निकाय के पास अपरिमित हल होंगे। ऐसी स्थिति में हमारे पास दो अलग अलग रेखाएं ना होकर हमें दोनों समीकरणों से एक ही रेखा मिलेगी, अर्थात हम कह सकते हैं कि दोनों रेखाएं समान होंगी, यानी कि न सिर्फ रेखाओं की ढाल बल्कि ये दोनों रेखाएं ही समान होंगी। अब पिछली दोनों स्थितियों में हमें अपने निकाय का एक बढ़िया सा अद्वितीय हल नहीं मिल रहा है, और यदि हम अवयवों की दृष्टि से सोचें तो ये वह स्थितियां है जिसमें हमें कोई व्युत्क्रम अवयव नहीं मिल रहा था जिसमें हम PQ का गुणा करके एक अद्वितीय हल ढूंढ सकते थे। अब ये दोनों स्थितियां जहां पर कि हमें निकाय का अद्वितीय हल नहीं मिल रहा था, हमने देखा था कि इन दोनों रेखाओं की ढाल बराबर थी। चलिए अब सोच के देखते हैं कि हम A, B, C और D के विषय में क्या कह सकते हैं कि जिससे दोनों रेखाओं की ढाल समान हो जाए। अब इस पहले समीकरण को ढाल अंतःखंड रूप में लिखेंगे तो हमें मिलेगा BY बराबर P माइनस AX, और B से भाग देने पर हम लिख सकते हैं Y बराबर P बटा B माइनस के A बटा BX। तो हम देख सकते हैं कि इस पहली रेखा की जो ढाल होगी वो होगी माइनस के A बटा B के बराबर। इसी प्रकार से इस दूसरी रेखा को ढाल अंतःखंड रूप में लिखने पर हमें मिलेगा dy बराबर q माइनस cx, और d से भाग देने पर हम लिख सकते हैं y बराबर q बटा d माइनस c बटा d x। तो ये जो दूसरी रेखा है इसकी ढाल हमें मिल गई माइनस के c बटा d के बराबर। याद करिए कि जब हमें निकाय का एक अद्वितीय हल नहीं मिल रहा था तो दोनों रेखाओं की ढाल आपस में बराबर थी, तो हम लिख सकते हैं कि माइनस के a बटा b बराबर होगा माइनस के c बटा d के। चलिए इसको लिख लेते हैं, माइनस a बटा b बराबर है माइनस के c बटा d के। अब दोनों तरफ हम माइनस bd से गुणा कर देंगे तो हमें मिल जाएगा माइनस bd गुणा माइनस के a बटा b, ये बराबर होगा माइनस bd गुणा माइनस के c बटा d। अब यहाँ b से b कट जाएगा, इसी प्रकार से दूसरी तरफ d से d कट जाएगा और हमें मिलेगा AD बराबर BC के, और इसका अर्थ हुआ कि AD माइनस BC शून्य के बराबर होगा। मतलब जब भी AD माइनस BC शून्य के बराबर होता है इस निकाय का कोई अद्वितीय हल नहीं मिलता है। अब याद कीजिए कि AD माइनस BC कुछ और नहीं बल्कि A का सारणिक है, तो हम कह सकते हैं कि AD माइनस BC शून्य होगा यदि और केवल यदि सारणिक A बराबर शून्य के हो। तो यहाँ से हमें एक स्पष्ट संकेत मिल जाता है कि दिए गए निकाय को, जिसको कि हमने अवयव समीकरण की तरह दर्शाया था, इसका किन परिस्थितियों में एक अद्वितीय हल नहीं मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि हमको एक सुस्पष्ट अद्वितीय हल नहीं मिलेगा यदि A का सारणिक शून्य के बराबर हो, और चूंकि हमें अद्वितीय हल नहीं मिल रहा है A के व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं होगा, क्योंकि यदि A का व्युत्क्रम होता तो हम उसमें PQ का गुणा कर अद्वितीय हल ढूंढ सकते थे। तो हम कह सकते हैं कि ये तभी सत्य होगा जबकि A का व्युत्क्रम अपरिभाषित हो। इसे हमने औपचारिक रूप से तो सिद्ध नहीं किया है, पर हमें आशा है कि इसका तर्क आपको समझ में आ गया होगा। अब ये काफी रोचक हो गया है। हमने अपने पिछले वीडियो में देखा कि यदि हम अवयव को रूपांतरण की तरह से समझें तो किस प्रकार से उसका सारणिक हमें यह बतलाता है कि क्षेत्रफल किस प्रकार से प्रभावित होगा।
यदि सारणिक शून्य है तो दो विमीय क्षेत्रफल वाली आकृतियां कुछ इस प्रकार से रूपांतरित होंगी कि उनका क्षेत्रफल शून्य के बराबर हो जाए। अब यहाँ दूसरी दिशा में जाना बहुत कठिन कार्य लगता है, जो कि हम A इनवर्स रूपांतरण आव्यूह द्वारा करते। यहाँ पर भी हमको समान ही परिणाम मिला है, परंतु यहाँ हम A को किसी रूपांतरण आव्यूह की तरह ना देखकर इस निकाय को प्रदर्शित करने के एक तरीके की भांति देख रहे हैं। और हमने देखा कि यदि A का सारणिक शून्य के बराबर है तो रैखिक समीकरण के इस निकाय का हमें एक अद्वितीय हल नहीं मिलेगा।